रहेगा कोविड-19 प्रबंधन पाठ्यक्रम का आयोजन। और गुजरात में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.5 तीव्रता के भूकंप का केंद्र कच्छ जिले में भचाऊ के नजदीक, किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को 2 बड़ी बैठकें की और दिल्ली के हालात की समीक्षा करके कई अहम फैसले लिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, नगर निगमों के मेयर समेत तमाम विशेषज्ञों से चर्चा के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की मदद के लिए मेगा प्लान बनाया है। अब फोकस माइक्रो मैनेजमेंट पर नजर आ रहा है। मेयरों के साथ बैठक में बेहतर समन्वय बनाकर दिल्ली को कोरोना मुक्त बनाने की बात कही गई है। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते कहर से जिन महानगरों पर सबसे ज्यादा मार पड़ी, उनमें से एक है दिल्ली। संक्रमण रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने कई प्रयास किए, लेकिन बढ़ते मामलों ने प्रयासों को छोटा बना दिया। ऐसे में शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की समीक्षा बैठक की और दिल्ली के हालात सुधारने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक बैठक कर जरूरी कदम उठाने के लिए निर्देश दिए। रविवार की सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई, जिसमें दिल्ली के सीएम और एलजी के अलावा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन शामिल हुए। कई निर्णयों के साथ बैठक खत्म हुई और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट पर जोर देना तय हुआ। वहीं संक्रमित मरीजों के लिए इलाज को भी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए, जिनमें से दिल्ली को 8000 बेड वाले 500 रेलवे कोच केंद्र तुरंत देगा। कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट मैपिंग के लिए स्वास्थ्य सर्वेक्षण घर घर जाकर होगा। टेस्टिंग बढ़ाने के लिए जोर दिया गया है। कोरोना के मरीजों को निजी अस्पतालों में 60% बेड कम रेट पर उपलब्ध होंगे। वहीं टेस्टिंग और इलाज के लिए रेट तय करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। वहीं अंतिम संस्कार के लिए भी एक नई गाइडलाइन तय की जाएगी। इसके अलावा केंद्र के 6 वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली सरकार को इस महामारी से लड़ने में हर प्रकार से मदद करेंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी बैठक पर संतोष जताते हुए एक ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली सरकार व केंद्र के बीच हुई बैठक काफी सार्थक रही। कई अहम फैसले लिए गए। हम साथ मिलकर कोरोना से लड़ेंगे। शाम को गृह मंत्री ने एक और बैठक दिल्ली के 3 नगर निगम के मेयरों के साथ की। उन्होंने निगमों द्वारा किए जा रहे कार्य की समीक्षा की। दरअसल केंद्र दिल्ली में बढ़ते मामले को रोकने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। दूसरी ओर टेस्टिंग को बढ़ाने के फैसले को लेकर विशेषज्ञों ने सकारात्मक राय जाहिर की है। अपने जो शहर है उसके लिए एक माइक्रो प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। लोग एक कमरे में 5-6 लोग रह रहे हैं, बाथरूम टॉयलेट वो शेयर करते हैं, दूर नहीं रह पाते। तो यहाँ पे हमें ऐसे कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि इन लोगों को शिफ्ट करके हम ऐसी फैसिलिटी में डालें जहां से ये आगे इन्फेक्शन ना फैलाएं। इन एरियाज को हम कैसे सैनिटाइज कर सकते हैं, जो हाई रिस्क ग्रुप है उनको हम क्या अलग रख सकते हैं जिससे उनको इन्फेक्शन ना हो और डेथ रेट ना बढ़े। तो इन शहरों के लिए हमें एक अपनी तरफ से नई प्लानिंग करनी पड़ेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महीने की शुरुआत में दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज करने का फैसला और जांच को सीमित करने का फैसला लिया था, जिसका राजनीतिक विरोध भी हुआ। साथ ही लोगों की परेशानी भी बढ़ती गई, जिसके मद्देनजर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने उस फैसले को पलट दिया था। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली के अस्पतालों के हालात पर गहरी नाराजगी जताई थी, दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था। विशेषज्ञों का भी मानना है कि महानगरों में टेस्टिंग और ट्रेसिंग को बढ़ाना ही संक्रमण को रोकने का कारगर उपाय हो सकता है। Testing is important. Testing sometimes can take while because of access, but while that is being awaited, people should isolate themselves. People with mild symptoms should stay isolated so that they don't affect others. People who are in contact with others who don't yet have symptoms should also isolate themselves. मुंबई के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित शहर के रूप में दिल्ली सामने आया है। ऐसे में दिल्ली में बढ़ते खतरे को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की मदद को एक बड़ा कदम उठाया है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री सोमवार को दिल्ली में भी सभी संबंधित राजनीतिक दलों के साथ एक सर्वदलीय बैठक कर समीक्षा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
कोरोना वायरस के राजधानी दिल्ली में बढ़ते मामलों को निपटाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कल सीएम केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ 2 बार बैठक करने के बाद अब आज सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में शाह कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को रोकने के उपायों पर सभी दलों के साथ चर्चा करेंगे। इस बैठक के लिए भाजपा, कांग्रेस, आप और बसपा को आमंत्रित किया गया है। दिल्ली में कोविड-19 के मामलों की संख्या लगभग 39,000 पर पहुंच गई है। और सुधाकर दास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कल भी जो महत्वपूर्ण बैठकें हुई थीं उस पर सुधाकर नजर बनाए हुए थे। सुधाकर, अगर आज की बैठक की बात करें तो कल की बैठक जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि काफी सार्थक कल की बैठक रही है, आज की बैठक क्या कुछ आपको लगता है किस दिशा में अब आगे बढ़ने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में जो पार्टियां काम करती हैं उन पार्टियों को इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है, इसके अलावा बीजेपी, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी, और इसके अलावा जो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैं या दिल्ली के हेल्थ सचिव हैं, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और निश्चित तौर पर फोकस इस बात पर कल भी गृह मंत्री ने जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ बैठक की थी, उन्होंने यही सीधे निर्देश दिया था कि प्रधानमंत्री भी चाहते हैं और केंद्र सरकार भी चाहती है कि ये एक कोऑर्डिनेशन दिखाई दे सभी एजेंसियों के बीच, चाहे केंद्र की एजेंसी हो, दिल्ली सरकार की एजेंसी हो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए लोग हो। इस संकट से निकलने में सभी लोगों को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, तभी दिल्ली को इससे बाहर किया जा सकता है। और शायद यही कोशिश आज तमाम जब राजनीतिक प्रतिनिधियों से गृह मंत्री बात करेंगे, ना सिर्फ उनके सुझाव सुनेंगे, उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे, खासतौर से कल जो बड़े कदम उठाए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी अपील करेंगे कि जो केंद्र की एजेंसियां या तमाम लोग जो लगे हुए हैं, उसमें राजनीतिक दल भी एक तरह से मोरल बूस्टर का काम करे, वो भी तमाम एजेंसियों का सहयोग करे, ताकि सब लोग मिलजुल कर इस परिस्थिति से दिल्ली को बाहर निकाल सके। और काफी महत्वपूर्ण ये कल से एक तरह से कह सकते हैं लगातार जो मैराथन बैठकें चल रही हैं, और आज की बैठक का मकसद ही खासतौर से ये रहेगा कि अगर कहीं कोई शॉर्टकमिंग्स है तो वो सीधे गृह मंत्री के नॉलेज में या जो प्रशासनिक लोग हैं उनके नॉलेज में लाया जा सकता है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जरिए, ताकि उन पर भी तेजी से कदम उठाया जा सके। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर एक तरह से यूनाइटेड होने का ये वक्त है, ये भी एक संदेश, ताकि सब लोग मिलकर इस सेवा को योगदान दे सके या इस चुनौती से मुकाबले में मिलकर काम कर सके। चंद्रशेखर। सुधाकर, अगर हम दिल्ली की बात करें तो ये बात बार बार आ रही थी कि दिल्ली के अंदर जो होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस थी उनका अच्छी तरह से पालन नहीं किया गया। तो कल की बैठक में इसको लेकर के क्या कुछ निर्देश गृह मंत्री की ओर से दिए गए, और आज जो सर्वदलीय बैठक होगी उसमें क्या कुछ आपको इसको लेकर के लगता है, और आने वाले समय में क्या कुछ सख्त कदम भी उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सारे विशेषज्ञ यही बात कह रहे हैं कि जिसकी बात टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। टेस्टिंग की संख्या दिल्ली में कम हो गई थी, ट्रेसिंग में दिल्ली जो है देश के जो अन्य शहर हैं या राज्य है उनसे एवरेज में कितने लोगों की ट्रेसिंग हो रही है वो भी कम काफी था, और ट्रीटमेंट में भी अस्पतालों पर बोझ बहुत ज्यादा पड़ गया था। तो ऐसे में इन 3 चीजों पर काफी ज्यादा फोकस किया गया था। हमने देखा कि लगातार बैठक के बाद जो उन्होंने ऐलान किए थे, चाहे आईएएस अधिकारियों को दिल्ली सरकार को देने का निर्णय हो, या फिर एम्स में हेल्पलाइन नंबर स्थापित करने का निर्णय हो, या फिर 24 घंटे के भीतर आज जो निजी अस्पतालों में रेट कम करने की बात है, ये तमाम चीजें कदम उठाया गया। निश्चित तौर पर पिछले 2-2.5-3 महीने में दिल्ली सरकार ने इन तमाम चीजों को लेकर अगर कैपेसिटी बिल्डिंग में काम किया होता तो ये स्थिति नहीं बन सकती थी। लेकिन निश्चित तौर पर अब चूंकि हमने देखा गृह मंत्री ने जो फैसले लिए उसकी तारीफ भी दिल्ली सरकार ने की है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी कहा है कि ये स्ट्रेंथन करेंगे जो कोविड के खिलाफ दिल्ली की लड़ाई है, दिल्ली की जनता की, दिल्ली के प्रशासन की लड़ाई है। तो निश्चित तौर पर देखना पड़ेगा कि जब एक मंच पर तभी सभी एजेंसियां, सभी संबंधित लोग आए हैं और
एक तरह से मिलजुल कर इस स्थिति का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें आज सर्वदलीय बैठक के जरिए भी ये संदेश देने की कोशिश होगी कि जो राजनीतिक लोग हैं, जो तमाम पार्टियां हैं, वो भी मिलजुल कर इस संकट की स्थिति में एक तरह से एजेंसियों का, प्रशासन का सहयोग करेंगी ताकि लोगों को इस स्थिति से बाहर निकाला जा सके। चंद्रशेखर, सुधाकर, आपकी जो गृह मंत्रालय के अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत होती रहती है और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत संक्षेप में बताइएगा क्योंकि हालात दिल्ली के काफी खराब हो चुके हैं। तो चुनौती अब कितनी बड़ी है और कितना मुश्किल होगा इस चुनौती से अब निपटना? देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी की जब परसों बैठक हुई थी तो अलग से उन्होंने एक पूरा प्रेजेंटेशन उनको दिया गया था, खासतौर से दिल्ली की स्थिति को लेकर, और अगले 1.5-2 महीने में क्या प्रोजेक्शन हो सकता है जो मौजूदा स्थिति बनी रहे, और उस लिहाज से उन्होंने कदम उठाने के निर्देश दिए थे। और इस वजह से उन्होंने ये जो आपात बैठक बुलाने का सुझाव भी दिया था। तो जो तैयारी है, केंद्र सरकार का ये मानना है कि हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए और उस लिहाज से वो सारी तैयारियां की जा रही हैं। तो इसलिए ये कहना कि बहुत तनाव लेने की उस तरह की जरूरत नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर तमाम लोग सावधान भी रहें, दिशा निर्देशों का पालन करें। अब जबकि टेस्टिंग, साथ ही साथ ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर बहुत ज्यादा जोर है, तो निश्चित तौर पर इन मामलों में कमी का एक रास्ता ढूंढा जा सकता है। देखना पड़ेगा आने वाला कुछ समय किस तरह से रहता है, लेकिन केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की पूरी स्थिति पर नजर रहेगी और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। ये एक संदेश, ये संकेत कल की बैठकों के जरिए दिया गया है। शुक्रिया आपका सुधाकर इन सभी जानकारियों के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन आज से फिर पटरी पर दौड़ेगी। हालांकि शुरुआत में राज्य सरकार ने सिर्फ आवश्यक सेवाओं में जुटे कर्मचारियों को ही इसमें सफर करने की इजाजत दी है। पश्चिम रेलवे और सेंट्रल रेलवे ने फैसला किया है कि कुछ चुनिंदा रेल सेवाओं को दोबारा शुरू किया जाएगा। फिलहाल सिर्फ राज्य सरकार द्वारा चिन्हित स्टाफ को ही लोकल ट्रेन में सफर की इजाजत होगी। सेंट्रल रेलवे की मेन और हार्बर दोनों लाइनों की सेवाएं शुरू की जाएंगी। रेलवे ने लोगों से भी कोविड-19 के लिए जारी मेडिकल और सामाजिक नियमों का पालन करने की अपील की है और किसी भी अफवाह पर भरोसा नहीं करने को कहा है। तो पश्चिम रेलवे और सेंट्रल रेलवे का कुछ चुनिंदा रेल सेवाओं को दोबारा शुरू करने का फैसला है। फिलहाल सिर्फ जरूरी स्टाफ को इसमें सफर करने की इजाजत होगी। सेंट्रल रेलवे की मेन और हार्बर दोनों लाइनों की सेवाएं शुरू की जाएंगी। पश्चिम रेलवे की 73 लोकल ट्रेनें, मध्य रेलवे की 200 ट्रेनें चलेंगी। सुबह 5:30 बजे से रात 11:30 बजे तक 15-15 मिनट के अंतराल पर ये ट्रेनें चलेंगी। ट्रेनें सिर्फ बड़े स्टेशनों पर ही रुकेंगी। ट्रेनों में सिर्फ जरूरी स्टाफ ही सफर कर सकता है और स्टेशन के बाहर की भीड़ से बचने के लिए बाहर पार्किंग और वेंडर्स को इजाजत नहीं होगी। इमरजेंसी के लिए हर स्टेशन पर मेडिकल स्टाफ के साथ एम्बुलेंस भी तैनात की जाएंगी। रेलवे ने लोगों से भी मेडिकल और सामाजिक नियमों का पालन करने की अपील की है। योगेश शीतल हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से, उनसे बातचीत करते हैं। योगेश, किस तरह के नियम रहेंगे? जो लोग इसमें जाना चाहते हैं, क्या कुछ उनको नियमों का पालन करना पड़ेगा? देखिए, एक विस्तृत दिशा निर्देश जो है वो कल जारी किया गया है। मध्य रेल और जो पश्चिमी रेल है, संयुक्त दोनों तरीके से किया गया। उपनगरीय रेलवे जो विभाग है वहां पे किया गया है। कुल मिलाकर सार यही है कि जो 1200 की कैपेसिटी है उसको कम करके 600 से 700 तक की कैपेसिटी की गई है कि 700 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, इसको इंश्योर किया गया है। जो भी गवर्नमेंट के स्टाफ है या फिर जो एसेंशियल सर्विसेज के तहत आते हैं, मतलब मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हों या फिर मीडिया वर्कर्स हों या फिर अन्य जो भी एसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत जो स्टेट ने डिसाइड किया है, सिर्फ उन्हीं लोगों को इजाजत होगी। जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये होता है कि मुंबई जनरली अगर आप देखेंगे तो मुंबई ट्रेवलिंग में कई सारे ऐसे स्टेशन है जहां से किलोमीटर की दूरी, अगर मैं बोलूं तो 60 से 70 किलोमीटर की दूरी होती है। और कई सारे लोग ऐसे हैं जो स्टेशन के बाहर अपनी गाड़ियां पार्क करके फिर लोकल से ट्रेवल करते हैं। पार्किंग को जो है अभी अलाउ नहीं किया गया है, कोई भी स्टेशन के बाहर गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। 150 मीटर का जो रेडियस होगा उसके बीच में कोई हॉकर जो होगा वो नहीं होगा। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो काफी विस्तृत इंतजाम जो है वो किए गए। फिलहाल जो है वेस्टर्न रेलवे जो है वो 73 जोड़ी ट्रेन जो है वो ईस्टर्न रेलवे में चलेगी। इसके अलावा 200 जो ट्रेनें हैं, 100 हम पेयर बोल सकते हैं, वो सेंट्रल रेलवे की और अराउंड 70 के अराउंड में जो है वो हार्बर लाइन की जो है वो लाइन है। इस वक्त हम हार्बर लाइन के स्टेशन पे हम चाहेंगे आपको दृश्य दिखाएं।
आप जी। देखिए कि यहाँ पे जो एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं वो यहाँ पे सुबह आए हुए हैं। 15 मिनट का इंटरवल जो है वो कहा गया है रेलवे की तरफ से कि 15 मिनट में जो है वो ट्रेनें उपलब्ध करवाई जाएगी, यानी कि एक ट्रेन आने में जो है और दूसरे ट्रेन के बीच की दूरी जो है वो 15 मिनट होगी, जो अमूमन 3 से 4 मिनट होती है अगर हम अलग अलग स्टेशन अलग अलग रूट की अगर हम बात करें। इन सब के अलावा एक दो महत्वपूर्ण चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जिनका टिकट ऐसा था जो कि एमएसटी थे या फिर जिनके पास रेलवे पास था जो कि एक्सपायर हो गया जब से लॉकडाउन लगा, तो उनको जो अवधि में वो एक्सपायर हुआ है, यानी कि जो अवधि में वो यात्रा नहीं कर पाए लॉकडाउन की वजह से, उनको इजाजत होगी कि वो उस टिकट को कंटिन्यू कर दे। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए एक लोकल जो है यहाँ पे वो अभी आई है, ये मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से जो है ये लोकल आई है। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो पूरी लोकल है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे खाली है। बिल्कुल योगेश, हम देख सकते हैं कि ये ट्रेन जो है खाली है, लेकिन नियमों का पालन करने के बाद इसमें लोग सफ़र कर सकते हैं। और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कौन लोग इसमें सफ़र कर सकते हैं, क्या कुछ नियम रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश हमसे बातचीत करने के लिए। मिशन सागर के तहत भारतीय नौसेना पोत केसरी रविवार को मॉरिशस के पोर्ट लुइस में 23 मई 2020 को गए भारतीय नौसेना की मेडिकल टीम को वापस लाने के लिए पहुंचा। भारतीय नौसेना की एक 14 सदस्यीय विशेषज्ञ मेडिकल टीम को कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में सहायता करने, बीमारी के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से मॉरिशस में भेजा गया था। पोर्ट लुई में उनकी तैनाती के दौरान टीम ने क्षेत्रीय अस्पतालों और क्लिनिक सहित विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का दौरा किया। भारतीय टीम ने वहां के स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बातचीत भी की। हाथ की स्वच्छता, स्क्रीनिंग और पीपीई जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रदर्शन और कार्यशालाएं भी आयोजित की गई। टीम ने गाइड टू कंटेनर एंड कॉम्बैट कोविड-19 और मैनुअल ऑन ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स के पीडीएफ वर्जन को स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा भविष्य के संदर्भ के लिए साझा किया गया। मॉरिशस को दी जा रही ये सहायता कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर भारत सरकार के आउटरीच कार्यक्रम का हिस्सा है। भारत कोरोना से निपटने में अपने सार्क सहयोगियों की हर संभव मदद कर रहा है। इसी क्रम में भारत सरकार बांग्लादेश में पेशेवरों के लिए कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर 4 और पाठ्यक्रमों का आयोजन करेगी। ये कोर्स बांग्लादेश में कोरोना के प्रबंधन में लगे पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण के उद्देश्य से भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC मंच का एक हिस्सा है। सभी कोर्स 18 जून से 26 जून के बीच आयोजित किए जाएंगे। 18 जून से शुरू होने वाला पहला कोर्स नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस मसूरी द्वारा संचालित किया जाएगा, जो महामारी के दौरान सुशासन के मुद्दों पर होगा। एम्स जोधपुर द्वारा संचालित बाकी 3 कोर्स बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य और मानव संसाधन प्रबंधन के मुद्दों पर केंद्रित होगा। इससे पहले एम्स और PGIMER जैसे संस्थान बांग्लादेश में कोरोना प्रबंधन पर 6 पाठ्यक्रमों का संचालन कर चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेश के मेडिकल प्रोफेशनल्स इन कोर्स में भाग ले चुके हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर भारत ने $10 मिलियन के शुरुआती योगदान के साथ एक कोविड-19 आपातकालीन फंड की स्थापना की थी। इसके तहत भारत पहले ही बांग्लादेश को परीक्षण किट, सर्जिकल मास्क, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन गोलियां और अन्य चिकित्सा सहायता की 3 खेप भेज चुका है। अगली खबर की ओर चलते हैं। गुजरात समेत पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक कल रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 आंकी गई है। इसके बाद भी 3.1, 2.9, 2.2, 2.5, 3.7 और 2.5 तीव्रता के 6 और झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता कम थी। भूकंप आते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल गए थे। प्रारंभिक सूचना के अनुसार कहीं से बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। भुज, पाटन सहित कई इलाकों से घरों, दीवारों सहित मॉल के नुकसान की खबर है। भूकंप का पहला झटका रात 8:13 पर महसूस किया गया। इसका केंद्र कच्छ जिले में भचाऊ के पास था, जो 2001 में आए विनाशकारी भूकंप के नजदीक ही है। अहमदाबाद, पाटन, मेहसाणा, राजकोट, भावनगर, जूनागढ़, बलसाड़ सहित राज्य के करीब 20 जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए।
तो इस वक्त हमारे साथ गुजरात से ऋषि जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी बताइए, किसी तरह के नुकसान की खबर तो नहीं है अभी तक? जी, कल रात को करीबन 5.5 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए। मैं राजकोट की जो बात करूं, राजकोट और पूरे सौराष्ट्र के सभी शहरों में भूकंप के ये झटके लोगों ने महसूस किए। एक तरफ कल रात को बारिश शुरू थी, एक तरफ कोरोना का कहर चल रहा है और साथ में ये भूकंप के झटके से लोग घबरा कर बाहर निकल गए थे। और खास करके अभी गुजरात के सीएम ने राजकोट के कलेक्टर, पाटन के कलेक्टर और भुज के कलेक्टर से भी बात करके तो तुरंत ही कंट्रोल रूम भी शुरू करवाया है, जिससे लोगों को कोई नुकसान हुआ हो तो वहां कांटेक्ट कर सके। हालांकि अभी शुरुआत में कोई भी ऐसी बड़ी मात्रा में नुकसान की खबर सामने नहीं आए, पर लोग 20 मिनट तक घर से बाहर थे। ये बताइए, ये कई जगह से घरों में दरारें पड़ने या कुछ इस तरह के नुकसान की खबर है? कौन कौन से जिले हैं ये जहां पर इस तरह की नुकसान की खबर है? जी, गुजरात के पाटन और भचाऊ में थोड़ी दरारें पड़ी थी। और राजकोट की जो बात करूं तो राजकोट तहसील में उपलेटा गांव है, उपलेटा में एक दीवार भारी मात्रा में गिर गई थी और हालांकि कोई जानहानि इसमें नहीं हुई है। जी, शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। योग आध्यात्मिक अनुशासन और अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है। योग के माध्यम से न सिर्फ बीमारियों का निदान किया जा सकता है, बल्कि इसे अपनाकर कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। योग स्वस्थ जीवन का आधार है। योग में आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटकर्म और ध्यान के माध्यम से संतुलन प्राप्त होता है। नियमित योग करने से योग के पूर्ण लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। योग करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। योगासनों के द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहते हैं। मन की एकाग्रता बढ़ती है और हमारे दैनिक जीवन में हमारे शरीर और मन की ऊर्जा बनी रहती है, जिससे हमारे कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए आप योग करें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। योग शारीरिक रूप से तो हमें स्वस्थ रखता ही है, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए भी योग अत्यंत लाभकारी है। मानसिक स्वास्थ्य में योग का बहुत महत्व है। ये देखा गया है कि योग करने से हमें बहुत लाभ होते हैं, जैसे कि हमारा तनाव कम होता है, हमारी एंजाइटी, घबराहट कम होती है, हमें एक अच्छी नींद प्राप्त होती है। योग करने से आपकी एकाग्रता अच्छी होती है, आपका ध्यान अच्छा हो सकता है, आपको मन शांत हो जाता है और आपको लगता है कि आपकी जो जागरूकता है अपने शरीर की वो बढ़ जाती है, तो एक फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन मिलता है। सरल नियमों का पालन करके आप अवश्य योग का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योग को अवश्य अपनाएं और अपनी मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में सुधार लाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।